ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग, एवोपरेशन एंड द वेपोराइजेशन। दीज थ्री थिंग्स आर डिफरेंट। ओके, सो लास्ट टाइम पे एक तो ये बताया था कि बॉइलिंग और जो तुम्हारा वेपोराइजेशन होता है और जो एवोपरेशन होता है, इसमें क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था तुम लोगों को टाइप्स ऑफ बॉइलिंग। टाइप्स ऑफ बॉइलिंग में मैंने तुम लोगों को सबकूल्ड बॉइलिंग बताई थी। ठीक है। और सैचुरेटेड बॉइलिंग बताई थी। ठीक है। तो सबकूल्ड बॉइलिंग, सैचुरेटेड बॉइलिंग, ये दोनों मैंने बताया था तुम लोगों को। ठीक है। उसके बाद बताया था पूल बॉइलिंग एंड फ्लो बॉइलिंग। ठीक है। पूल बॉइलिंग मतलब एक लिक्विड एक पूल में है। फ्लो बॉइलिंग में लिक्विड किसी मूविंग पाइप में होगा। ठीक है। जिसमें हमारा फोर्स फ्लो होगा। ठीक है। तो उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी, दैट इज द बॉइलिंग regimes. What is the boiling regimes and how we will consider the boiling regimes? This is one of the very important question that has been asked many times in your university exam, as well as it is also asked in various exams such as GATE and IES। कभी कभार इसमें पूछा जाता है कि किस तरीके से जो बॉइलिंग या जो हमारा कंडेंसेशन है, ठीक है, उसमें हमारा किस तरीके से जो बॉइलिंग या कंडेंसेशन होती है। बेसिकली जो बॉइलिंग रिजाइम्स है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि जो बॉइलिंग होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है। हम उसकी एनालिसिस करेंगे। जो हमारी पूल बॉइलिंग होती है वो किस तरीके से हमारी होती है। ठीक है। तो जो बॉइलिंग होती है अभी तक तो जैसे हमने बहुत सिंपल मतलब सोचा होगा तुम लोगों ने कि जो बॉइलिंग है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मान लो ये कोई कंटेनर है, तो तुमने अभी तक ये सोचा होगा कि ये मान लो वाटर इसमें डला हुआ है, अगर हम इसको बॉइल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ बबल फॉर्मेशन होगा और धीरे धीरे बबल फॉर्मेशन होता रहेगा और ये जो है वाटर ये बॉयल होता रहेगा और यहाँ से जो बबल्स है ये स्केप करते रहेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द बॉइलिंग। ठीक है। ये कह सकते हो। लेकिन एक्चुअली क्या है कि इसमें जो ये जो प्रोसेस होता है बबलिंग वगैरह का, ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें होती है। ठीक है। तो वो हम यहाँ पे बॉइलिंग डिजाइन में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो एंटायर बॉइलिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से हमारा परफॉर्म होता है। ठीक है। तो जो एंटायर बॉइलिंग प्रोसेस है वो हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बॉइलिंग रिजाइम्स के बारे में। तो whether the boiling phenomena corresponds to pool boiling or forced circulation boiling, there are some definite regimes of boiling associated with progressively increasing flux। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो बॉइलिंग हो रही है ये किस चीज पे डिपेंड करती है, मैंने पहले भी बताया था कि ये डिपेंड करती है टीएस माइनस टी सैचुरेशन। ठीक है। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टी एक्सेस। डेल्टा टी एक्सेस, दिस इज द एक्सेस टेम्परेचर। So basically the boiling depends upon this temperature. If we'll increase this, then the heat flux Q will also increase. Okay. So जो heat flux है वो बढ़ना चाहिए जैसे जैसे हम डेल्टा टी बढ़ाते हैं, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। अगर हम अभी बॉइलिंग रिजाइम्स देखेंगे तो उसमें देखोगे कि ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकल केस में। ठीक है। और इसके कुछ रीजंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो एक साइंटिस्ट था निकियामा 1934 में, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसने आइडेंटिफाई किया द डिफरेंट रिजाइम्स ऑफ द पूल बॉइलिंग यूजिंग द एपरेटस दैट इज शोन इन द फिगर। ओके। एक एपरेटस उसने डिजाइन किया जिसमें उसने एक हीटर लगाया था। ठीक है। और वहां पे कुछ लिक्विड रखा था, उसको उसने बॉइल करके देखा और उसको उसने एनालाइज किया। ठीक है। सो इन 1934 निकियामा वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई डिफरेंट रिजाइम्स ऑफ द पूल बॉइलिंग यूजिंग द एपरेटस एज शोन इन द फिगर। These different regimes can be illustrated by considering an electrically heated horizontal nichrome platinum wire submerged in a pool of liquid at the saturation temperature. Okay. So अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट था कि उसने एक ऐसा बीकर लिया। ठीक है। और ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये बेसिकली वायर है, हीटर है। तुम कह सकते हो कि एक तरीके से हीटर का काम कर रहा है। ये एक हीटर है। ठीक है। और इस हीटर में यहाँ पे इसने करंट फ्लो किया। ठीक है। और ये वायर जो था या हीटर जो था ये गर्म हो गया। ठीक है। गर्म होने के बाद यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हुई, देख सकते हो, और स्मॉल स्मॉल बबल्स यहाँ पे बनने शुरू हुए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। ठीक है। और उसने जो है क्या किया कि इस हीटर का जो करंट है, देखो इस हीटर का जो करंट है उसको उसने वेरी किया। ठीक है।
तो इस हीटर का करंट वेरी करने से जो ये हीटर का जो टेम्परेचर है टीएस, ठीक है, टीएस को उसने वेरी किया, तो जो डेल्टा टी एक्सेस है या डेल्टा टी ई है, ठीक है, डेल्टा टी एक्सेस जो है दैट इज टीएस माइनस टी सैचुरेशन एज यू नो. So this T saturation is generally constant. This is constant because for the same pressure, for some pressure, this value is always constant until you will change the pressure. So pressure we have maintained at 1 atmosphere. So this T saturation is constant. So if you want to increase this delta TE, then you have to increase this TS. Okay. उस केस में इस TS की वैल्यू तुम्हें इंक्रीज करनी पड़ती है, ठीक है, अगर तुम डेल्टा टी एक्सेस को बढ़ाना चाहते हो तो, ठीक है. तो उसने यही किया कि अकॉर्डिंग टू द टाइम धीरे धीरे उसने जो है इस डेल्टा टी ई की वैल्यू, एक्सेस की वैल्यू बढ़ाई. वो कैसे बढ़ाई? उसने इस हीटर में और ज्यादा करंट फ्लो किया जिससे इसका सरफेस का टेम्परेचर, इस सरफेस का टेम्परेचर राइज हो जाए, ठीक है. और उसने कुछ जो बॉइलिंग फिनोमिना था उसको उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है. तो कैसे ऑब्जर्व किया वो भी हम देखेंगे, ठीक है. तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें जो हमारा जो रिलेशनशिप था, एक्चुअली क्या किया उसने, एक रिलेशनशिप डेवलप किया, उसने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है. और उस ग्राफ में क्या किया उसने कि वाई एक्सिस पे उसने हीट प्लस को रखा और एक्स एक्सिस पे उसने टेम्परेचर एक्सेस को रखा, ठीक है. और एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करी कि टेम्परेचर एक्सेस को चेंज करने पे हीट प्लस पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है. सो हीट प्लस को उसने कंट्रोल कैसे किया? हीट प्लस को उसने कंट्रोल किया बाय कंट्रोलिंग द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द वायर ऑफ फिक्स रेजिस्टेंस, ठीक है. वोल्टेज ड्रॉप को कंट्रोल कर लिया तो यहाँ पे हीटिंग, जो हीटिंग का वो था वो कंट्रोल हो गया, ठीक है. हीटिंग का जो हमारा पोर्शन था, कितना हीट करना है कितना नहीं करना है, ठीक है. अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो यहाँ पे करंट ज्यादा फ्लो कर देंगे तो टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से उसने जो है, हम एक कह सकते हो कि इस हीटर का जो टेम्परेचर है उसको उसने वेरी किया, ठीक है. अब उसने देखा कि जो उसके बाद कब मिला, उस कब को उसने बोला बॉइलिंग कब, ठीक है. और उस बॉइलिंग कब में उसने 3 रिजाइम्स देखे. ऐसा नहीं था कि देखो, अगर होना ये चाहिए था कि अगर हम इधर डेल्टा टी ई ले लें, ठीक है, और इधर हम क्या ले लें, क्यू ले लें, ठीक है, हीट फ्लक्स ले लें, ठीक है. तो होना तो ये चाहिए था कि भाई जैसे जैसे डेल्टा टी को बढ़ाएंगे तो कब कुछ ऐसा बनना चाहिए था कि ये ऐसे बढ़ता जाना चाहिए था हीट फ्लक्स, ठीक है. लेकिन उसने देखा कि ऐसा कब मिला नहीं, ठीक है. कब कुछ डिफरेंट तरीके का मिला. वो कब कुछ इस तरीके का मिला कि पहले तो बढ़ा फिर घटा, ठीक है, फिर दोबारा से बढ़ा. तो इस तरीके का एक कब उसको मिला, ठीक है. तो जो डिफरेंट बॉइलिंग रिजाइम्स थे बेसिकली वो उसने ऑब्जर्व किए इस पोर्शन में. उस ग्राफ को उसने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया और उन तीनों सेक्शन को अलग अलग रिजाइम्स के फॉर्म में उसने जो है नाम दे दिए, ठीक है. तो सबसे पहला जो था, इसने बोला पहला जो था वो पहले सबसे पहला जो पोर्शन था उसको उसने बोल दिया नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग. दूसरा पोर्शन जो था उसको उसने बोल दिया न्यूक्लिएट बॉइलिंग. और तीसरा पोर्शन जो ग्राफ का था उसको उसने बोल दिया फिल्म बॉइलिंग, ठीक है. मैं दिखा देता हूं ये तीनों तुम लोगों को. ये ग्राफ देख पा रहे होगे. इस ग्राफ में देख सकते हो कि इस पॉइंट से लेकर के इस ए पॉइंट तक जो हमारा पोर्शन है दैट इज द नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग एज यू कैन सी हियर, ओके. And after that, there is a portion that is the nucleate boiling. As you can see, from A to C, there is a nucleate boiling. In the nucleate boiling, there are 2 portions, second and third. Okay. And after that, there is a film boiling portion. This entire portion is the film boiling. Okay. In the film boiling, there are also 3 portions, the 4th, 5th and 6th. Okay. So basically, उसने total जो था, जो हमारा ग्राफ बना हीट फ्लक्स और टेम्परेचर एक्सेस के बीच में, उसको उसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है. एक पार्ट को बोल दिया नेचुरल कन्वेक्शन, दूसरे पार्ट को बोल दिया न्यूक्लिएट बॉइलिंग और तीसरे पार्ट को उसने बोल दिया फिल्म बॉइलिंग, ठीक है. ये टोटल एनालिसिस थी उसकी, जो पूल बॉइलिंग थी उसकी, ठीक है. अब उसने ऑब्जर्व किया कि हर जो फेज है या हर जो रिजाइम है उसमें क्या हो रहा है, ठीक है, एक्चुअली में क्या हो रहा है वो उसने ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, ठीक है. तो अब एक एक करके हम लोग ये देखेंगे कि इनिशियली क्या हुआ, ठीक है. देखो, तो जो पहला पोर्शन था वो था नेचुरल, या इसको हम फ्री कन्वेक्शन बॉइलिंग भी बोलते हैं. दिस इज अप टू पॉइंट ए ऑन द बॉइलिंग कप. अगर बॉइलिंग कप देखोगे तो ये 0 से ए तक का जो पोर्शन है दैट इज द नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग, ओके. सो नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग में एक्चुअली हो क्या रहा है ये उसने ऑब्जर्व करने की कोशिश की, ठीक है. तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि the boiling takes place in a thin layer of liquid which adjoins the heated surface. उसने ये देखा कि बॉइलिंग जो है
वो यहाँ पे स्टार्ट हुई, इस तरीके से यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ कि द लिक्विड इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द वाल, जो इमीडिएट विसिनिटी मतलब जो इस वाल के जस्ट बगल में लिक्विड था, ठीक है, दैट लिक्विड बिकम सुपरहीटेड, वो लिक्विड सुपरहीटेड हो गया, ठीक है। दैट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एक्सीडेड द सैचुरेशन टेम्परेचर एट गिवन प्रेशर, और उस लिक्विड का जो टेम्परेचर था, जो लिक्विड के सैचुरेशन टेम्परेचर था, उससे ज्यादा पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो सुपर हीटेड लिक्विड था वो राइज कर गया, धीरे से ऊपर चला गया, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ऊपर चला गया, ठीक है। इट राइजेज टू द लिक्विड वेपर इंटरफेस वेयर एवोपरेशन टेक्स प्लेस, तो ये जो है ऊपर जाकर के यहां पहुंच गया और यहां से ये एवोपरेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग कंडीशन ये थी। और स्टार्टिंग में उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो भी यहाँ पे बबल बन रहे थे या जो भी लिक्विड सुपरहीट हो रहा था, ठीक है, वो एक्चुअली जो मूव हो रहा था वो फ्री कन्वेक्शन के थ्रू मूव हो रहा था, ठीक है। मतलब जो लिक्विड सुपरहीट हो गया ऊपर चला गया, भाई वहां जगह खाली हुई तो वो लिक्विड आ गया जो ठंडा था, ठीक है। तो वो एक्चुअली एक फ्री कन्वेक्शन स्टार्ट हुआ। जब तुमने स्टार्टिंग में बॉइलिंग स्टार्ट करते हो तो फ्री कन्वेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये फ्री कन्वेक्शन हुआ स्टार्ट, ठीक है। अब फ्री कन्वेक्शन स्टार्ट हुआ तो इसमें उसने ऑब्जर्व किया कि इस केस में उसने ग्राफ बना के देखा हीट फ्लक्स का, ठीक है। तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो हीट फ्लक्स था वो जैसे जैसे हम डेल्टा टी बढ़ा रहे थे, ठीक है, जैसे जैसे 0.1 से हमने 1 तक डेल्टा टी किया, फिर 10 तक किया, तो उसने देखा बहुत ग्रेजुअली हीट फ्लक्स बढ़ रहा है। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे जो हीट फ्लक्स था वो हमारा इंक्रीज हो रहा था। सो इनिशियली द हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीजेस बट ग्रेजुअली विथ ग्रोथ इन द टेम्परेचर एक्सेस। ओके, सो जैसे जैसे हमने डेल्टा टी ई को इंक्रीज किया है, ठीक है, किस केस में, नेचुरल या फ्री कन्वेक्शन बॉइलिंग के केस में, वैसे वैसे क्यू हमारा इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन कैसा इंक्रीज हुआ है, ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। उसने देखा ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है, और इस केस में हो क्या रहा है, एक्चुअली जो है हमारा फ्री कन्वेक्शन हो रहा है। फ्री कन्वेक्शन, जो सारा का सारा हमारा खेल है यहाँ पे वो फ्री कन्वेक्शन का है। ओके, तो इस पार्ट में तो उसने देखा पहले तो ऐसा हुआ, ठीक है। उसके बाद उसने देखा कि जब हम हीट और बढ़ाते रहे या हम हीटर का जो टेम्परेचर है और बढ़ाते रहे, जिसकी वजह से डेल्टा टी एक्सेस हमारा बढ़ता रहा, ठीक है, तो उसके बाद पॉइंट ए मिला उसे, ठीक है। अब पॉइंट ए मिला और पॉइंट ए से बी तक उसने देखा कि जो हीट फ्लक्स था वो बहुत ही रैपिडली इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। ए से बी में जो हीट फ्लक्स का इंक्रीज होने का रेट था वो बढ़ गया, ठीक है। तो ये बढ़ क्यों रहा था रेट ए से बी तक, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। अब ये जो दूसरा पोर्शन है हमारा, इस पोर्शन को हम लोग न्यूक्लिएट बॉइलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिएट बॉइलिंग में बेसिकली दो पोर्शन है, ए टू बी और बी टू सी। अगर तुम डेल्टा टी एक्सेस को बढ़ाना जारी रखते हो, मतलब इसको अगर हम और बढ़ाते हैं, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इन द न्यूक्लिएट बॉइलिंग केस। तो न्यूक्लिएट बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। जैसे इसके नाम में लिखा है न्यूक्लिएट बॉइलिंग, न्यूक्लिएट का मतलब होता है कि एक्टिव साइट्स, कहीं पे एक्टिव साइट्स होना या कहीं से किसी चीज का न्यूक्लिएट होना, ठीक है, मतलब किसी चीज का निकलना, ठीक है। तो न्यूक्लिएट बॉइलिंग का सीधा सीधा मतलब यह है कि ऐसे पॉइंट्स जनरेट होना जहां पे बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, या ऐसे स्पॉट्स जनरेट होना जहां पे बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और ये कब होता है, व्हेन द लिक्विड इज ओवरहीटेड, जब लिक्विड ओवरहीट हो जाता है इन रिलेशन टू इट्स सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन टेम्परेचर के रिलेशन में ओवरहीट हो जाता है, देन द वेपर बबल्स आर फॉर्म्ड एट सर्टेन फेवरेबल स्पॉट्स। कुछ फेवरेबल स्पॉट्स होते हैं जहां पे वेपर बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड या दीज स्पॉट्स आर कॉल्ड द न्यूक्लिएशन और एक्टिव साइट्स। उनको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लिएशन या एक्टिव साइट्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एक्टिव साइट्स हैं वहां पे एक्चुअली में हो क्या रहा है कि बबल बनने शुरू हुए हैं, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, तुम डेल्टा टी बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, तुम डेल्टा टी इंक्रीज करते जा रहे हो। अब वहां पे बबल बनने शुरू हो गए, ठीक है, बबल बन रहे हैं भाई। लेकिन इनिशियली ऐसा देखा गया, ठीक है, जो पॉइंट ए था जहां पे बबल बनने की शुरुआत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ए इज रिफर्ड एज ऑनसेट ऑफ न्यूक्लिएट बॉइलिंग, या उसको ओएनबी बोलते हैं। अगर इस ग्राफ में देखोगे तो दिस ए पॉइंट इज कॉल्ड एज ओएनबी। ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, ओएनबी है, ऑनसेट ऑफ न्यूक्लिएट बॉइलिंग, मतलब यहां से न्यूक्लिएट बॉइलिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो जो न्यूक्लिएट बॉइलिंग का जो पोर्शन था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया आगे जाके, ठीक है। उसमें
ऐसा देखा उसने कि ए से बी तक तो क्या हो रहा है कि ए पॉइंट पे तो बबल बनने स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो बबल ए पॉइंट पे बन रहे हैं, ठीक है, वो बबल एक्चुअली में जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान लो ए पॉइंट, ये कोई न्यूक्लियर बॉइलिंग का पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बबल बना, ठीक है, स्टार्टिंग में ए पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बना तो बबल, लेकिन इसके आसपास का अभी लिक्विड काफी ठंडा है, तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि ये बबल जैसे ही यहाँ से छूटा इस लिक्विड के कांटेक्ट में आ गया और ये फिर इसका ठंडा हो गया ये बबल और ये कंडेंस हो गया। तो ये जो न्यूक्लियर बॉइलिंग पे पॉइंट ए पे जो बबल बना, ये एक्चुअली लीव नहीं कर पाया इस सरफेस को। अगर ये यहां से छोड़ के धीरे धीरे ऊपर जाता और यहां से लीव कर जाता तो ये वेपोराइज हो जाता, तो एक्चुअली वो वेपोराइज नहीं हो पाया, वो कंडेंस हो गया, ठीक है, वहीं पे लिक्विड में। तो एक्चुअली ये जो कंडेंस होने का प्रोसेस है वो ए से बी तक चलता है, मतलब ए पे जो बबल बना वो ए से बी तक जो है बेसिकली ऐसा देखा गया कि जो भी बबल्स बनते गए वो कंडेंस होते गए, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय तक जो तुम्हारा लिक्विड था उसका टेम्परेचर उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से कम ही था, ठीक है, तो जब कम ही रहेगा उसका टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से, तो कोई भी बबल उसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, वो कंडेंस हो जाएगा। सो ए टू बी में क्या हो रहा है कि आइसोलेटेड बबल आर फॉर्म्ड एट वेरियस न्यूक्लिएशन साइट्स ऑन द हीटेड सरफेस, बट दीज बबल्स गेट कंडेंस्ड इन द लिक्विड आफ्टर डिटैचिंग फ्रॉम द सरफेस। तो ये बबल क्या हो रहे हैं, छोड़ तो रहे हैं उस सरफेस को जहां पे बन रहे हैं, लेकिन छोड़ने के बाद जैसे ही ऊपर गए, लिक्विड ठंडा था ऊपर, उसने क्या किया, उस बबल को कंडेंस कर दिया, but the bubbles are not able to escape the free surface of the liquid. Okay, so this is happening in the portion A to B. उसके बाद ऐसा देखा गया कि B पॉइंट के बाद, अब तुम चूंकि हीट बढ़ाते जा रहे हो तुम, ठीक है, तो B पॉइंट के बाद देखा गया कि जो सराउंडिंग लिक्विड था वो काफी हीट हो चुका था, ठीक है, वो काफी ज्यादा हीट हो चुका था, और इस वजह से जो अब बबल्स बन रहे हैं बी पॉइंट के बाद जो बबल्स बन रहे थे वो बबल्स एक्चुअली में वेपोराइज हो जा रहे थे आगे जाकर के, या वो लीव कर जा रहे थे सरफेस को, ठीक है। तो ए से बी तक तो ए पॉइंट पे यहां जो बबल बना वो तो कंडेंस हो जा रहा था, लेकिन बी पे मान लो कोई बबल बन रहा है, ठीक है, जब बी हो गया टेम्परेचर, जब बी पहुंच गया तब जो बबल बना बी पे, जब जो बबल बना वो बबल क्या है कि वो बबल धीरे धीरे ऊपर यहां से डिटैच हुआ सरफेस से, यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर ये सरफेस पे पहुंचा और यहां से लीव कर गया एनवायरमेंट, ठीक है, मतलब वेपोराइज हो गया, ठीक है। तो ये कब हो रहा है, बी पॉइंट के बाद हो रही है ये चीज, जो है बी पॉइंट के बाद स्टार्ट हुई वेपोराइज होनी, ठीक है। अब ये बबल कंडेंस नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कंडेंस हो रहा है, क्योंकि इसका जो सराउंडिंग लिक्विड है इसका टेम्परेचर काफी बढ़ चुका है, ठीक है। तो जो बी से सी था, बी से सी में क्या हो रहा है कि हीटर टेम्परेचर इज फर्दर इंक्रीज, सो बबल्स फॉर्म्स एट वेरी हाई रेट्स एंड दे फॉर्म्स इन कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वेपर इन द लिक्विड। तो अब क्या होता है, बी से सी में बेसिकली जो बबल बनता है वो कुछ इस तरीके के बनता है कि कॉलम्स में बबल बनने शुरू जाते हैं, कि बहुत सारे बबल यहाँ पे बन गए, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बबल बन गए और बबल यहाँ से स्केप भी करने लगे, ठीक है। द लिक्विड इज क्वाइट हॉट एंड द बबल्स डू नॉट कंडेंसेट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि बी टू सी में जो बबल बन रहे हैं वो कंडेंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो द लिक्विड इज क्वाइट हॉट एंड द बबल्स डू नॉट कंडेंस इन इट, ओके, एंड दीज बबल राइजेस टू द फ्री सरफेस वेयर दे ब्रेक अप, ये फ्री सरफेस की तक जाते हैं और वहां पे ये टूट जाते हैं, एंड दे रिलीज इट्स वेपर कंटेंट, जो वेपर कंटेंट है वो रिलीज कर देते हैं, एंड इट हेल्प्स द रैपिड एवोपरेशन, ओके। So it will help the rapid evaporation in the liquid when you are start supplying this particular heat, when you are increasing the delta T, ठीक है, then the evaporation will start. Now the evaporation हमारी start हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो पूरा पोर्शन था हमारा A से लेकर के B और B से लेकर के C तक यही चलता रहा, और ये ऐसा देखा गया कि A से C तक अगर तुम डेल्टा T बढ़ाते हो तो देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन द हीट फ्लक्स, ठीक है, देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन द, यहाँ पे तो ग्रेजुअल इंक्रीज था लेकिन यहाँ पे रैपिड इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो हीट फ्लक्स काफी तेजी से उस केस में बढ़ता है, ठीक है। सो जो स्पेस यहाँ पे वैकेंट होता है, द स्पेस वैकेटेड बाय राइजिंग बबल्स आर फिल्ड बाय लिक्विड इन द विसिनिटी ऑफ हीटेड सरफेस एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड। तो जो बबल ऊपर जाते हैं वो स्पेस तुरंत दूसरा लिक्विड फिल करता है, फिर वो वेपोराइज होता है और फिर वो ऊपर की तरफ भागता है, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसकी वजह से तुम्हारा जो बॉइलिंग होती है उसमें एगिएशन, ठीक है, एगिएशन या स्टीरिंग शुरू हो जाती है, तुम्हारा जो बॉइलिंग है उसमें
Agitation or stirring is caused by entrapment of liquid into the heated surface, and rapid evaporation is responsible for increased heat transfer coefficient and heat flux in the nucleate boiling region. So basically क्या हो रहा है कि जो रैपिड एवोपरेशन हमारा हो रहा है, इसकी वजह से जो हीट फ्लक्स है वो काफी तेजी से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और जो हीट फ्लक्स है, द हीट फ्लक्स हैंस reaches to a maximum value at point C, and that is called as a critical or maximum heat flux point. Okay, so इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, जहां पे मैक्सिमम हीट फ्लक्स मिलता है इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्यों क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, अभी मैं लास्ट में इस लेक्चर के बताऊंगा कि क्यों हम इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, इसके लिए इसीलिए हमने इसको क्रिटिकल पॉइंट बोला हुआ है, ठीक है। ऐसे नहीं क्रिटिकल पॉइंट इसको बोल दिया है, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा कि क्रिटिकल पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। न्यूक्लिएट बॉइलिंग इज द मोस्ट डिजायरेबल बॉइलिंग रिजाइम इन प्रैक्टिस। ये सबसे ज्यादा डिजायरेबल होता है, क्योंकि इस केस में जो तुम हीट सप्लाई कर रहे हो सारी की सारी किसको जा रही है, लिक्विड को जा रही है, मतलब तुम्हारी हीट वेस्ट नहीं हो रही, ठीक है। बिकॉज द हाई हीट ट्रांसफर रेट्स कैन बी अचीव्ड in this regime with relatively very small value of delta T. So for small value of delta T, you are getting a larger increase in the heat flux. That's why you are supplying what amount of heat you are supplying that directly going into the liquid, and your heat is not going to be wasted in that case. That's why the nucleate boiling is the most favorable boiling regime in the actual practical case. Okay. So nucleate boiling को हमेशा हम क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे, ठीक है। अब देखो बबल्स बन गए, बबल्स ऊपर जाने लगे, बबल्स एवोपरेट होने लगे, सी पॉइंट तक एवोपरेट होते रहे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रिजाइम है दैट इज द फिल्म बॉइलिंग। ओके, अब सी पॉइंट के बाद उसने देखा कि दोबारा से अगर हम डेल्टा टी बढ़ाते रहे, ठीक है, तो आगे क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो था वो था हमारा फिल्म बॉइलिंग बियॉन्ड द पॉइंट सी ऑन द बॉइलिंग का, बियॉन्ड द पॉइंट सी जो था that is the film boiling. And what is the film boiling? Film boiling is also divided into the two parts. If you will see, there is a C to D and D to E. Okay, so C to D and D to E, and after that also E to F is also, ठीक है। So C to D and D to E are the basic two different parts, ठीक है, in this particular film boiling, ठीक है। तो film boiling में क्या हो रहा है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो जो फिल्म बॉइलिंग था, देखो फिल्म बॉइलिंग में पहला जो फेज होता है सी से डी तक, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन बॉइलिंग, ठीक है। अब ट्रांजिशन बॉइलिंग क्यों बोल रहे हैं, ट्रांजिशन बॉइलिंग इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पे ना हमें पता नहीं है कि ये न्यूक्लिएट बॉइलिंग है, हमें ये नहीं पता कि ये न्यूक्लिएट है, ठीक है। पूरी तरह से ना ये न्यूक्लिएट होता है, ठीक है, ना ही पूरी तरह से ये फिल्म होता है, ठीक। सो ना ही ये पूरी तरह से न्यूक्लिएट बॉइलिंग होती है और ना ही ये पूरी तरह से फिल्म बॉइलिंग होती है, इसीलिए इसको ट्रांजिशन, एक्चुअली ये ट्रांजिशन है न्यूक्लिएट से फिल्म बॉइलिंग की तरफ जाने का। तो जो न्यूक्लिएट बॉइलिंग अभी तक हो रही थी वो एक्चुअली ट्रांजिट होकर के फिल्म बॉइलिंग की तरफ जाएगी इस ड्यूरेशन में सी टू डी में। अब ये फिल्म बॉइलिंग क्या होती है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एज द हीटर टेम्परेचर and has delta T excess is increased past point C, the heat flux is increases as shown in the figure, ठीक है, सॉरी heat flux decreases as shown in the figure। अब अगर डेल्टा टी हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो, अगर यहाँ इस पॉइंट के बाद, इस सी पॉइंट के बाद डेल्टा टी अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि हीट फ्लक्स हमारा डिक्रीज हो रहा है सी टू डी, ठीक है। बल्कि होना क्या चाहिए था कि इंक्रीज होना चाहिए, भाई टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हीट फ्लक्स बढ़ना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा ये मैं बता देता हूं, इसका रीजन क्या है कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है। दिस इज बिकॉज अ बबल फॉर्मेशन इज वेरी रैपिड। जो बबल अब बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा रैपिडली बन रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बबल अपना एक ब्लैंकेट बना ले रहा है, ठीक है, एक ब्लैंकेट बना ले रहा है बबल, ठीक है। और उस बबल जो है एक तरीके से ब्लैंकेट का काम कर रहा है, ठीक है। अब ब्लैंकेट का जब काम करेगा बबल तो क्या होगा कि मान लो कि तुम्हारे पास ये सरफेस है, ये लिक्विड है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर तो लिक्विड है, यहाँ पे तो लिक्विड है, चलो ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे तो न्यूक्लिएट बॉइलिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे भी बबल्स हैं, यहाँ पे भी बबल्स हैं। तो होता क्या है एक्चुअली कि जो तुम हीट यहाँ पे सप्लाई कर रहोगे, इस सरफेस के थ्रू सप्लाई कर रहोगे या कहीं हीटर में यहाँ बीच में कहीं सप्लाई कर रहोगे हीटर के थ्रू, ठीक है, तो हीटर के थ्रू कर रहोगे तो बबल यहाँ बनेंगे। अगर मैं ये मानूं कि नीचे से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो बबल्स हैं ये यहाँ पे आ जाते हैं और जो तुम हीट यहाँ पे इस सरफेस को सप्लाई करोगे हीट, ठीक है, ये हीट एक्चुअली में इस लिक्विड को नहीं पहुंच पाती।
क्यों? क्योंकि ये जो बबल्स हैं एक ब्लैंकेट की तरह काम करना शुरू कर देते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं इस लिक्विड को यहाँ पे आने से भी। ये लिक्विड ना यहाँ आ सकता है, ना ये हीट यहाँ की हीट यहाँ सप्लाई हो सकती है डायरेक्ट, ठीक है। तो इस वजह से चूंकि तुम्हारी हीट तो जा ही नहीं पा रही है लिक्विड में, तो इस वजह से जो नेट हीट फ्लक्स है वो हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो द बबल ब्लैंकेट्स द हीटिंग सरफेस, बबल जो है ब्लैंकेट कर देता है हीटिंग सरफेस को, एंड इट प्रिवेंट्स द इनकमिंग फ्रेश लिक्विड फ्रॉम taking their place. So it also prevents this liquid to take this place. Okay, that's why the heat flux decreases, because you are supplying the heat, but that heat is doesn't reaching to the liquid. Okay, that's why the heat flux is decreasing. So a large fraction of heating surface is covered by the vapor films. पूरा नहीं होता, ये नहीं कि पूरा होता है, इस समय थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन बाद में पूरा हो जाता है। पहले तो थोड़ा थोड़ा कवर होता है, यहाँ कवर है, यहाँ पे कांटेक्ट में है, यहाँ कवर है, यहाँ पे कांटेक्ट में, विच एक्ट एज ए इंसुलेशन ड्यू टू द लो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वेपर। तो जैसे जैसे तुम और टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, ये एक्चुअली जो ब्लैंकेट बना है, एक्चुअली ये बबल्स जो बने हैं, ये एक तरीके से इंसुलेशन का काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब ये इंसुलेशन का काम करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, तुम यहाँ पे अगर इसको हीट करते रहोगे, इस सरफेस को, जिस सरफेस से हीट सप्लाई कर रहे हो, तो ये तो हीट होता रहेगा, लेकिन तुम्हारा एक्चुअल लिक्विड हीट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। ये बबल बीच में इंसुलेशन का काम कर रहा है, ठीक है। सो इन द ट्रांजिशन बॉइलिंग रेजाइन बोथ न्यूक्लिएट एंड द फिल्म बॉइलिंग पार्शियली अकर्स। तो एक्चुअली क्या है कि जो हमारा ये जो पॉइंट होता है, एक्चुअली जो हमारा ये पूरा ट्रांजिशन रेजाइम होता है, ट्रांजिशन बॉइलिंग रेजाइम होता है, इसमें न्यूक्लिएट बॉइलिंग भी होती है कहीं कहीं पे फिल्म बॉइलिंग भी होती है, ठीक है। फिल्म बॉइलिंग क्या होती है अभी हम देखेंगे। डी के बाद पूरी तरह से फिल्म बॉइलिंग होती है, जो डी पॉइंट आता है। अभी हमारे पास ये मिक्स्ड बॉइलिंग है। सो न्यूक्लिएट बॉइलिंग एट पॉइंट सी इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय द फिल्म बॉइलिंग एट पॉइंट डी, एंड द ऑपरेशन इन दिस ट्रांजिशन बॉइलिंग रेजाइम, which is also called as unstable film boiling regime, is avoided in the actual practice. कभी भी actual practice में unstable film boiling regime को हम जो है accept नहीं करते हैं, ठीक है। देखो film boiling क्या होता है, न्यूक्लिएट बॉइलिंग से film boiling में कैसे कन्वर्ट होता है। पहले इनिशियली क्या होता है कि इनिशियली जब तुम देखते हो पॉइंट, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पॉइंट दिखा देता हूँ तुम्हें। इनिशियली जो C से D तक है ना, मतलब C से शुरू होता है, ठीक है। तो इनिशियली सी से जब शुरू करते हो तुम सी से, ठीक है, तो सी पॉइंट पे, इनिशियली सी पॉइंट पे क्या होता है कि यहाँ पे तो चलो न्यूक्लिएट बॉइलिंग हो रही है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, फिर यहाँ पे न्यूक्लिएट बॉइलिंग हो रही है, फिर यहाँ पे न्यूक्लिएट बॉइलिंग हो रही है, तो यहाँ इंसुलेशन है, यहाँ इंसुलेशन है, यहाँ इंसुलेशन है, लेकिन ये लिक्विड अभी भी कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे और तुम हीट सप्लाई करना शुरू कर देते हो, ये पूरा का पूरा जो है, यहाँ पे पूरा का पूरा बबल ही भर जाता है, ठीक है। तो वो कंडीशन जब सारा का सारा इसमें बबल आ जाए, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फिल्म बॉइलिंग बोलना शुरू कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड द फिल्म बॉइलिंग। और अगर फिल्म बॉइलिंग शुरू हो गई, इसका मतलब पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा कवर हो चुका है, ठीक है। तो फिल्म बॉइलिंग जो है वो बियॉन्ड द पॉइंट डी होती है बेसिकली, ठीक है। सो डी पॉइंट पे, जो हमारा डी पॉइंट होता है, वहां पे पूरी तरीके से अगर इस ग्राफ में देखोगे तो जो डी पॉइंट है, यहां के बाद पूरे तरीके से जो फिल्म बॉइलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो फिल्म बॉइलिंग है, इस रीजन में जो फिल्म बॉइलिंग है, सी से डी के बीच में जो फिल्म बॉइलिंग और न्यूक्लिएट बॉइलिंग हो रही है, जिसमें कि पार्शियल न्यूक्लिएट बॉइलिंग है और पार्शियल जो है फिल्म बॉइलिंग है, इस सी टू डी के रीजन में, ये जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं। अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि ये अनस्टेबल है, ठीक है, ये अनस्टेबल है रीजन, तो इसीलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में तो हमारा हीट फ्लक्स पहुंच ही नहीं पाएगा वहां पर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि डी पे स्टेबल फिल्म बॉइलिंग बन जाती है, डी पे जो है स्टेबल फिल्म बॉइलिंग बन जाती है, ठीक है। तो एक बार तुम्हारी स्टेबल फिल्म बॉइलिंग बन गई, ठीक है, तो क्या होता है, देखो डी पॉइंट के बाद क्या होगा। अगर स्टेबल फिल्म बॉइलिंग बन गई तो क्या होगा, अब अगर और हीट सप्लाई करोगे तो एक्चुअली में क्या होता है कि अब ये इतना ज्यादा हीट हो चुका होता है कि यहाँ पे रेडिएशन का रोल आ जाता है, ठीक है, रेडिएशन भी शुरू हो जाता है इसमें, ठीक है। तो बियॉन्ड द पॉइंट डी क्या होगा, यहाँ पे देख लो, ठीक है, बियॉन्ड द पॉइंट डी इन दिस रीजन द हीटेड सरफेस इज कंप्लीटली कवर्ड बाय कंटिन्यूअस स्टेबल वेपर फिल्म। पूरी तरीके से जो हीटेड सरफेस है वो एक वेपर फिल्म के थ्रू कवर हो जाती है, ठीक है। The temperature difference are so large that radiance heat flux becomes significant, ठीक है। अब टेम्परेचर डिफरेंस इतना बढ़ चुका होता है, किसमें, सैचुरेशन का टेम्परेचर और जो हमारा
इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है, लिक्विड का या जो सरफेस का टेम्परेचर है उतना बढ़ चुका होता है कि रेडियंट हीट फ्लक्स यहाँ पे रोल प्ले करने लगता है अपना, एंड द हीट फ्लक्स कर्व बिगिंस टू राइज अपवर्ड with increasing the delta T axis that marks the region of stable film point, ठीक है। सो ये जो रीजन है यहां के बाद ना पूरा कवर हो जाता है, और कवर होने के बाद अब टेम्परेचर डिफरेंस इतना हो चुका है कि रेडियंट हीट फ्लो भी उस जगह पे हमारा एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और अगेन दोबारा से जो हीट फ्लक्स है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो डी पॉइंट है उसको बोलते हैं लिंडेनफ्रॉस्ट पॉइंट, ठीक है। तो लिंडेनफ्रॉस्ट पॉइंट डी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा है द फिनोमिना ऑफ स्टेबल फिल्म बॉइलिंग इज रिफर्ड एज लिंडेनफ्रॉस्ट पॉइंट और लिंडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट, एंड द पॉइंट डी वेयर द हीट फ्लक्स रीचेज टू मिनिमम, जो वो पॉइंट जहां पे हीट फ्लक्स मिनिमम पहुंच गया है, ठीक है, इज कॉल्ड एज लिंडेनफ्रॉस्ट पॉइंट, ठीक है। तो लिंडेनफ्रॉस्ट पॉइंट जो है ये हमारा वो पॉइंट होता है जहां पे हीट फ्लक्स हमारा मिनिमम पहुंचता है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, यहां तक आ गया, ठीक है। अब क्या होगा अगर और हीट हम सप्लाई करते रहे और हीट और टेम्परेचर हम बढ़ाते रहे तो क्या होगा भाई, क्या होगा, तुम्हारा पूरा का पूरा तो क्या हो चुका है, कवर हो चुका है, किससे, वेपर से कवर हो चुका है, मतलब जो तुम्हारी सरफेस है और जो लिक्विड है उसके बीच कोई कांटेक्ट बचा नहीं है, ठीक है। अब अगर और हीट करोगे तो क्या होगा, जो वेपर उसके कांटेक्ट में उनका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, इसकी वजह से हीट फ्लक्स भी बढ़ेगा, लेकिन ये कभी भी डिजायरेबल नहीं होता, क्योंकि जब ऐसा होगा, ठीक है, मान लो कोई चीज है, यहाँ पे बीच में गैस आ गई, यहाँ पे ऊपर लिक्विड है, ठीक है, ऊपर लिक्विड है बीच में गैस आ गई, तुम इसको हीट करोगे क्या होगा, ये जो सरफेस है ये क्या होना शुरू हो जाएगा, बर्न होना शुरू हो जाएगा। क्यों बर्न होना शुरू हो जाएगा, इसको तुम बहुत टेम्परेचर पे ले आओगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये बर्न हो जाएगा, और जो इसकी फिजिकल कह सकते हैं कि जो इसकी फिजिकल लिमिट है या जो इसकी टेम्परेचर की लिमिट है उसको एक्सीड कर जाएगा ये जो टेम्परेचर है, ठीक है। तो एफ पॉइंट के बाद यही होता है, इन ऑर्डर टू मूव बियॉन्ड पॉइंट सी Qmax occurs and we must increase the heated surface temperature Ts, ठीक है। So for increasing the Ts, however, we must increase the heat flux, but the fluid cannot receive that increased energy beyond point C, as you know, C के बाद वो रिसीव नहीं करता है, and heated surface temperature rise even further, ठीक है। तो अगर F के बाद बात करें तो F के बाद क्या होता है कि if the surface temperature exceeded the temperature limit of wall material, ऐसा हो सकता है कि तुम टेम्परेचर तो बढ़ा दो लेकिन वो टेम्परेचर जो वाल उसका है उसके मटेरियल के टेम्परेचर से एक्सीड कर जाए, तो वो सरफेस क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा उस सरफेस। और बर्न आउट अगर कोई भी सरफेस हो रहा है तो उसका मतलब उसमें एक स्ट्रक्चरल डैमेज या उसका फेलियर हो सकता है ऑफ द वाल, ठीक है। तो उसके वाल का या उसके सरफेस का फेलियर हो सकता है अगर हम फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली द बॉइलिंग this is basically the various resin that occur in the pool boiling phenomenon, ठीक है। अब मैंने तुम्हें यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट सी बताया था, ठीक है। तो इस क्रिटिकल पॉइंट का देखो क्या रोल है, इस क्रिटिकल पॉइंट का क्या रोल है, अगर तुम ऐसा करते हो, ठीक है, अगर तुम ऐसा करते हो कि तुम एक इस डेल्टा टी एक्सेस की इतनी वैल्यू ले लेते हो, ठीक है, एक तुमने डेल्टा टी एक्सेस की कोई वैल्यू ले ली, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। मान लो तुमने एक ऐसी वैल्यू ली जो कि डेल्टा टी बहुत ही ज्यादा है और वो क्यू जो है प्रोड्यूस कर रहा है वो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये तुमने ले लिया कोई एक डेल्टा टी लिया जो कि ये वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है। कोई तुमने ये डेल्टा टी लिया होगा, इधर लिया होगा कोई डेल्टा टी बहुत आगे जाकर के तुमने लिया है, ठीक है, जो कि इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। क्या होगा अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें पता है कि इसके बाद जो है एक्चुअली क्या होता है कि इससे ऊपर अगर हम जाते हैं, ठीक है, अगर एफ पॉइंट जो है हमारा, एफ पॉइंट देखो इससे मैच करना है, ठीक है, एफ पॉइंट के ऊपर अगर हम जाते हैं तो क्या हो जाता है, बर्न आउट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा तुम करोगे तो तुरंत ही जो तुम्हारा सरफेस है वो रेड हो जाएगा, ठीक है, बर्न हो जाएगा तुम्हारा जो सरफेस है वाल का, और हो सकता है कि जो उसकी स्ट्रक्चरल एबिलिटी है ये वो जो है वो परफॉर्म ना कर पाए, उसका टेम्परेचर लिमिट से एक्सीड हो जाए, वो जो मटेरियल का टेम्परेचर लिमिट है उसको एक्सीड कर जाओ तुम, ठीक है। तो अगर उसको एक्सीड कर जाओगे तो तुम्हारा जो मटेरियल है वही फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी बॉयलर हम यूज करते हैं तो बॉयलर में हमेशा ध्यान रखा जाता है
कि जो हम बॉइलिंग का टेम्परेचर या डेल्टा टी एक्सेस जो डिसाइड करते हैं वो हम ऐसा ना डिसाइड कर लें कि वो एक ऐसा टेम्परेचर या ऐसा हीट फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्रिटिकल पॉइंट से भी ऊपर चला जाए, ठीक है। सो ऐसा अगर होगा तो वो बॉयलर क्या हो जाएगा, बॉयलर अंदर से बर्न आउट हो जाएगा, वो फट भी सकता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल use of this particular boiling curve, that if you are going to boil something then you have to consider its critical point. Always you have to place that delta T axis should be such that it should not produce a sudden heat flux which is greater than its critical point. Okay, so हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी ऐसा हीट प्लस के प्रोड्यूस करने लग जाए कि जो कि क्रिटिकल पॉइंट से भी ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया तुम लोगों को, बॉइलिंग रेजाइम समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये तो देखो नॉर्मल जो बॉइलिंग होती है ना वही है, समझ लो, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग जो हम करते हैं उसमें एक्चुअली क्या है कि देखने में तो ऐसा लगता है कि चलो ये हो रहा है, अपने आप गैस पे रख दिया बॉइलिंग हो रही है, लेकिन इसमें डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है, वो तुम्हें समझने चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी बॉइलिंग करोगे तो ये बॉइलिंग रेजाइम्स जो है ये एप्लीकेबल होते हैं और इसमें क्रिटिकल पॉइंट का बहुत रोल होता है प्रैक्टिकल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो कोई भी बॉइलिंग तुम करने जाओगे कहीं पे भी तो उसके क्रिटिकल ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें कि तुम कोई ऐसा सडन टेम्परेचर ना सप्लाई कर दो वहां पे जिसकी वजह से उसके जो क्रिटिकल पॉइंट है उससे ऊपर चला जाए तुम्हारा हीट प्लस और बर्न आउट हो जाए तुम्हारे सरफेस का, ठीक है। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस कर्व, बॉइलिंग कर्व, ओके। So now come to the how the bubble forms in the boiling, ठीक है। ये तो बात हुई कि बॉइलिंग होता कैसे। अब बॉइलिंग में जो बबल्स फॉर्म होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो बबल फॉर्मेशन को इफेक्ट करती हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं बबल ग्रोथ, ठीक है। बबल ग्रोथ क्या है कि जो बबल का फॉर्मेशन है बेसिकली, ठीक है, the bubble formation in nucleate boiling is generally influenced by nature and the condition of heating surface, okay, and the surface tension of solid liquid interface। तो बेसिकली ये कई चीजों पर डिपेंड करता है जो बबल फॉर्मेशन, एक तो इस पर डिपेंड करता है कि सरफेस तुम्हारा कैसा है, दूसरा इस पर डिपेंड करता है जो लिक्विड तुमने लिया है और जो सरफेस तुमने लिया है उसके बीच सरफेस टेंशन कितना होगा, ठीक है। क्योंकि जो सरफेस टेंशन है वो काफी कुछ डिसाइड करता है, इट डिसाइड द शेप साइज एंड इंक्लिनेशन ऑफ बबल, हाउएवर डू नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन द हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर पे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है इसका, लेकिन जो बबल फॉर्मेशन है इस पे काफी ज्यादा इफेक्ट होता है सरफेस टेंशन का, ठीक है। तो अब सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन से क्या चीज पता चलती है, देखो एक ये सरफेस है, ठीक है, एक ये सरफेस है। अब मैं कहूं ये एक, तुमने देखा होगा कभी कभी मरकरी अगर गिरता है तो मरकरी हमेशा ऐसा रहता है सर्कुलर फॉर्म में, अगर कभी देखा होगा तुमने मरकरी को किसी सरफेस पे डालोगे तो हमेशा ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है कि ये नॉन मरकरी जो है एक तरीके से नॉन वेटिंग फ्लूइड है, ये वेट नहीं करेगा इस सरफेस को, चाहो तो इसको स्लाइड करके इधर ले आओ, देयर विल बी नो वेटिंग, ठीक है, वेट नहीं करेगा इस सरफेस को, ठीक है। तो बेसिकली जो सरफेस टेंशन है ना ये डिसाइड करता है कि अगर सरफेस टेंशन किसी का लो है, मान लो किसी का सरफेस टेंशन लो है, लो सरफेस टेंशन है, तो इसका मतलब क्या है, अगर सरफेस टेंशन किसी का लो है तो वो काफी ज्यादा वेट करेगा या फुल्ली वेट करेगा सरफेस को, सो इट विल हाईली वेट द सरफेस, सो इट विल हाईली वेट द सरफेस, ओके। सो द सरफेस टेंशन सिग्निफाइज द वेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द सरफेस विद द लिक्विड, लो सरफेस टेंशन मींस द हाईली वेटेड सरफेस, ठीक है। अगर सरफेस टेंशन कम है तो ज्यादा वेट करेगा सरफेस को, and that influence the angle of contact between the bubble and solid interface। तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है बबल और सॉलिड के बीच में, ये बेसिकली जो है थीटा, यहाँ पे मैं बोलूं तो ये थीटा जो है हमारा ये डिपेंड करता है सरफेस टेंशन पे, ठीक है, कि सरफेस टेंशन कैसा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या कि एनी कॉन्टेमिनेशन ऑफ द सरफेस, कोई भी कॉन्टेमिनेशन है अगर सरफेस में तो वो भी इफेक्ट करेगा, would affects the wetting characteristics and it will also influence the size and shape of the वेपर बबल्स, ठीक है। तो वो भी इन्फ्लुएंस करेगा, अगर कोई कॉन्टेमिनेशन है तो वो भी इन्फ्लुएंस करेगा जो साइज या शेप तुम्हारे बबल्स के बनेंगे, ठीक है। तीसरा क्या कि अगर सरफेस टेंशन लिक्विड का काफी लो है, ठीक है, तो इट टेंड्स टू हैव द वेट, इट टेंड्स टू वेट द सरफेस फुल्ली, ठीक है, और इट विल बी कॉल्ड एज फुल्ली वेटेड सरफेस, सो दैट
the bubbles is radially pushed by liquid and rises, and the vapor bubble tends to become globular or oval in shape as shown in the figure, and they will disengage from the surface further. Okay, so एक्चुअली क्या है कि अगर टोटली वेटेड सरफेस है, मान लो कोई ऐसा लिक्विड है जिसका सरफेस टेंशन बहुत कम है, तो अगर किसी का सरफेस टेंशन बहुत कम है तो वो यहाँ से जो एंगल होगा ये इसका क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो ये एंगल बहुत ही कम होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो बबल बनते हैं, ठीक है, देखो बबल छूटते कैसे हैं, बबल बने, ये बबल बना, ठीक है, अब ये बबल इस सरफेस को छोड़ेगा तब जब बायंसी फोर्स या इस बबल पे इसके जो सरफेस टेंशन फोर्स है इससे ज्यादा हो जाए, जो ये बायंसी फोर्स है यहाँ पे, ठीक है, ये बायंसी फोर्स इसके सरफेस टेंशन फोर्स से अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये बबल छोड़ के भाग जाएगा इस सरफेस को। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होता है इस केस में। अगर टोटली वेटेड सरफेस है तो जो बबल बनता है वो इनिशियली इस तरीके का बनता है और वो बड़ा होता रहता है, बड़ा होकर के वो एक तरीके से ग्लोबुलर या ओवल शेप का बन जाता है और उसके बाद वो लीव करता है। ये कब का केस है, जब टोटली वेटेड सरफेस। ठीक है, तो अगर ये टोटली वेटेड सरफेस है तो इस तरीके से होगा। अगर कोई ऐसा लिक्विड है जिसका सरफेस टेंशन मीडियम है, ना लो है ना हाई है, ठीक है, उस केस में उसको वो जो सरफेस को करेगा पार्शियली वेट। ठीक है, इन केस ऑफ लिक्विड हैविंग इंटरमीडिएट सरफेस टेंशन it will partially wet the surface and the monetary balance will exist between bubble and the solid surface. उस केस में there will be balance of bubble and the balance between the bubble and the solid surface. ठीक है, that is necessary to form a larger bubble before the buoyant force can free the bubble from the surface. ठीक है, so जो basically partially wet surface होता है उसमें कुछ जो bubble बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। एक्चुअली क्या है कि देखो पार्शियली वेट सरफेस में जो बबल बना वो धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा, तब तक बड़ा होता रहेगा जब तक इसके अंदर का जो बायंसी फोर्स है वो इतना ना हो जाए कि इसका जो सरफेस टेंशन फोर्स है इसको एग्जिस्ट कर, मतलब इसको क्रॉस कर जाए। तो ये क्रॉस करेगा तभी ये छूटेगा यहाँ से। ठीक है, तो जो पार्शियली वेट सरफेस है उसमें कुछ इस तरीके से बबल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि नॉन वेटिंग सरफेस मतलब जो वेट ही नहीं करेगा सरफेस को, तो वो कैसा बनेगा। तो अगर नॉन वेटिंग सरफेस है और अगर तुम उसको बॉइल करते हो उस केस में क्या होगा कि नॉन वेटेड सरफेस में द बबल्स स्प्रेड आउट, फैल जाता है, इस तरीके से फैल जाएगा बबल। ठीक है, अगर नॉन वेटेड सरफेस है तो इस तरीके से फैल जाएगा, फॉर्मिंग अ वेज बिटवीन द वाटर एंड अ हीटिंग सरफेस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेज बना लेगा, एक तरीके से एक वेज के फॉर्म में बना लेगा, देयर बाय अलाउइंग द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स टू रेजिस्ट द एक्शन ऑफ बायंसी। तो ये काफी ज्यादा रजिस्ट करेगा किसको, बायंसी फोर्स के एक्शन को काफी ज्यादा रजिस्ट करेगा, क्योंकि नॉन वेटेड है, ये एक वेज फ्री फॉर्म में बना लेता है। ठीक है, तो जो नॉन वेटेड सरफेस होगा उसमें जो बबल बनेगा उसकी शेप ये रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा बबल फॉर्मेशन के बारे में, ये जो हमने पढ़ा है ये हमारा बबल फॉर्मेशन के बारे में है। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली क्या है कि बबल फॉर्मेशन को तुम एनालाइज भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक हम यहाँ पे बबल फॉर्मेशन को एनालाइज कर लेते हैं। जैसे मान लो कि एक कोई ये बबल है, ठीक है, ये बबल को हम सर्कुलर मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बबल है इसके अंदर जो प्रेशर है, लेट मी कॉल द प्रेशर इन दैट इनसाइड ऑफ दैट बबल इज पीवी एंड आउटसाइड लिक्विड प्रेशर इज पीएल। पीएल जो है हमारा वो लिक्विड का प्रेशर है। ठीक है, और पीवी जो है वो वेपर का प्रेशर है। ठीक है, ये कोई बबल है, इसका रेडियस आर मान लिया है, द रेडियस ऑफ बबल इज आर एंड दिस सिग्मा इज द सरफेस टेंशन। ओके, और हम इसमें इस बबल को एनालाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये बबल बना और ये सराउंडिंग में लिक्विड है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ T1 है तो इसका भी टेम्परेचर T1 होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, हो सकता है इसका कुछ और टेम्परेचर हो, T1 कुछ अलग हो। ठीक है, तो बबल का कुछ अलग टेम्परेचर भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो बबल बनते हैं वो हमेशा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे सराउंडिंग में। ठीक है, तो इसको अगर हम एनालाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे कि देखो, इसमें अगर मैं कहूं कि इस बबल में जो टोटल फोर्स लग रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है, प्रेशर जो रिजल्टेंट प्रेशर जो लग रहा है, इसमें अगर मैं कहूं इसमें रिजल्टेंट प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो रिजल्टेंट प्रेशर कितना लग रहा होगा भाई, पीवी माइनस पीएल, ये रिजल्टेंट प्रेशर लग रहा है इस पे। ठीक है, मैं कहूं इस पे फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, तो पीवी माइनस पीएल मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, प्रेशर इंटू एरिया होता है फोर्स, तो एरिया कितना है इसका, एरिया देखोगे तो पाई आर स्क्वायर।
तो ये पाई आर स्क्वायर, ये तो इसका जो प्रेशर फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है। और अगर देखोगे सिग्मा, तो सिग्मा हमारा कहां पे एक्ट करता है, द सरफेस टेंशन सिग्मा ऑफ वेपर लिक्विड इंटरफेस ऑफ द वेपर लिक्विड इंटरफेस एक्ट ऑन द इंटरफेस लेंथ 2 पाई आर, ये एक्ट करता है 2 पाई आर लेंथ पे, एंड द सरफेस टेंशन फोर्स इक्वल टू 2 पाई आर इंटू सिग्मा। तो यही, एक तो प्रेशर फोर्स इस पे लग रहा है, दूसरा लग रहा है 2 पाई आर इंटू सिग्मा, ठीक है। तो इससे भी तुम निकाल सकते हो कि सिग्मा कितना है, एक तो ये इस इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है, या जो प्रेशर फोर्स है वो कितना होगा, ठीक है, इनके आउटसाइड लिक्विड दिए पीवी माइनस पीएल की वैल्यू तुम कैलकुलेट कर सकते हो, एंड इट विल कम आउट टू बी 2 सिग्मा बाय आर। ओके, सो एक तो ये इक्वेशन तुम यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये जो बबल बनते हैं, वेपर बबल जो जनरली बनते हैं, इसको हम लोग मान के चलते हैं परफेक्ट गैस। ओके, सो द वेपर में बी कंसिडर्ड एज परफेक्ट गैस एंड फॉर विच द कैलिब्रियन इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं, और कैलिब्रियन इक्वेशन ये कहता है कि डेल पी बाई टी की वैल्यू एच एफ जी अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू डी टी होती है, ठीक है। दिस इज द कैलिब्रियन इक्वेशन। सो अगर हम 8.1 को और इसको यूज करें, 8.2 को अगर हम यूज करें, तो इसके थ्रू यू कैन इजीली फाइंड आउट द टी वी माइनस टी सैचुरेशन एज 2 सिग्मा बाय आर, आर टी स्क्वायर, टी सैचुरेशन का स्क्वायर divided by P into HFG. So this is basically a relationship between bubble radius and the amount of superheat, because this is the amount of superheat that we are supplying. Okay, so this relation also you can derive for a bubble. Okay, so ये जो relation है ये हम derive कर सकते हैं for the bubble that is forming during the boiling of a liquid. Okay, तो ये सारा था आज के लिए हमारा, ठीक है। इसके बाद कुछ और चीजें ये भी बता देता हूँ तुम लोगों को, क्या क्या चीजें जो न्यूक्लिएट बॉइलिंग है या पूल बॉइलिंग है उसको इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो पहला तो इसमें इफेक्ट करता है मटेरियल शेप और कंडीशन ऑफ सरफेस, जैसा मैंने बताया कि मटेरियल गंदा तो नहीं है, ठीक है, रफ सरफेस तो नहीं है, तो सारी चीजें, स्मूथ सरफेस है तो कुछ और होगा, ठीक है। वेटिंग, चूंकि ये सारा जो चीजें हैं ये वेटिंग जो कैपेबिलिटी है लिक्विड की उस पे, उसको भी क्या करती है, उसको भी वैरी करवाती है। तो इसीलिए जो मटेरियल शेप या कंडीशन ऑफ सरफेस है इस पे भी न्यूक्लिएट बॉइलिंग काफी ज्यादा डिपेंड करती है। दूसरा प्रेशर पे भी डिपेंड करती है कि तुमने प्रेशर क्या रखा है। तुम्हें पता ही कि क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रेशर पे ही डिपेंडेंट है, अगर प्रेशर तुम चेंज कर दोगे तो सैचुरेशन टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से जो है हमारा बाकी चीजें भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। सो द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हीटिंग सरफेस एंड द बल्क and hence the rate of bubble growth is also affected by the pressure. The maximum allowable heat flux for boiling liquid increases with pressure until the critical pressure is reached, ठीक है। तो क्रिटिकल प्रेशर के जनरली नीचे ही हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिक्विड प्रॉपर्टीज होती है। लिक्विड प्रॉपर्टीज का मतलब वही कि सरफेस टेंशन क्या है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि भाई जो बबल बनेगा वो कैसा बनेगा, विस्कोसिटी कितनी है लिक्विड की, इस पे भी डिपेंड करेगा कि बबल कैसा बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं ये हमारे न्यूक्लिएट पूल बॉइलिंग को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आज का जो लेक्चर था ये था हमारा इस पे, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ बॉइलिंग डिजाइन पे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, ठीक है, देखो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है जो तुम लोग को पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। कुछ टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मैं तुम लोग को पेपर भी दिखा दूंगा इसका। तो जो क्वेश्चन आता है वो 2 क्वेश्चन ज्यादातर मैंने देखे हैं जो आए हैं, ठीक है। एक तो ये जो ग्राफ मैंने बताया बॉइलिंग का भाई एक्सप्लेन करो या डिफरेंट टाइप ऑफ बॉइलिंग डिजाइन एक्सप्लेन करो, और दूसरा कंडेंसेशन, टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन 2 तरीके के होते हैं, फिल्म कंडेंसेशन और ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। ये तो 101% आएगा, ठीक है, मतलब हर साल ही आता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, तो ये आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो फिल्म कंडेंसेशन है और जो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कि फिल्म कंडेंसेशन क्या होता है, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज के लेक्चर में कहीं पे भी डाउट हो तो आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो। नो सर, बाकी अभी तो एक बार और देखना है। हाँ।